इस हरी भरी धरती को संजोने के लिए हम हमेशा सिर्फ सोचते रहते हैं, मगर उसके लिए कुछ करना होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि गायत्री आज हरी भरी धरती के बारे में क्यों बात कर रही हैं? जी हाँ, आज वडोदरा शहर को जिस तरह बदला जा रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं तो कुछ करना होगा हम सबको मिलकर। और हमारे शहर में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उसके बारे में भी हम सबको सोचना होगा। यादों का सफ़र शुरू करते हैं। मेरे साथ में ऐसे दोस्त जुड़े हैं जो वडोदरा शहर के पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित है, काफ़ी सालों से वडोदरा शहर के पर्यावरण को संजोने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का मेरा विशेष शो यादों का सफ़र। वडोदरा शहर के अच्छे पर्यावरण के लिए जो कार्यरत रहते हैं वो यही टीम है। और वडोदरा शहर में जिन्होंने हमारे शहर का अच्छा पर्यावरण देखा है, थोड़ा सा बिगड़ता हुआ देखा है, और आज जो शहर में चेंज आ रहे हैं वो भी वो देख रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज का यादों का सफ़र मेरा है और वडोदरा शहर की ऐसी ही हरियाली से जुड़ी हुई यादें आज ये सभी दोस्त मेरे शेयर करने वाले हैं। रोहित प्रजापति से शुरू करेंगे। रोहित प्रजापति, ये नाम आते ही पर्यावरण के खिलाफ जो लोग काम करते हैं ना, वो एकदम डरावना फेस उनका हो जाता है, क्योंकि रोहित भाई हमेशा यही काम करते आए हैं, शहर को और शहर के आसपास के विस्तारों को अच्छा रखने की कोशिश। मैंने तो बहुत कुछ बता दिया, मगर वडोदरा शहर से पर्यावरण से जुड़ी हुई आपकी यादें आपको शेयर करनी है, उसके बाद में हम बदलाव की बात करेंगे सर। मुझे याद है कि जब वडोदरा शहर की बात करते हैं तो वडोदरा वर्ड वडोदरा, मैं खुद जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तब साइकिल लेके बड़ौदा में घुमा करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1982 टू उसके बाद की। मुझे लग रहा थी कि मैंने बहुत सारे पेड़ देखे हैं और बड़ौदा शहर में ऐसी जगह है जो पेड़ को लेकर जानी जाती है, चिकूवाड़ी है, जामवाड़ी। तो ये सारी जो बातें हैं, मुझे लग रहा है कि ये चिकूवाड़ी जामवाड़ी अभी धीरे धीरे हटता रहा है। तो बड़ौदा में बहुत, आप बड़ौदा के रास्ते देखिए। अगर मैं आप एक रास्ते की बात करूं कि अगर आप माजलपुर के रास्ते से जीआईडीसी की ओर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर 12 बजे के वक्त भी अगर आप साइकिल लेके उस रास्ते से कभी अगर निकले हो उस दौरान तो आपको कोई दिक्कत होगी। दोनों तरफ झाड़ का होना, मतलब हम बड़ौदा के पास 2 फेफड़े थे, वो बिल्कुल ताज़े थे। जैसे हमारे पास जो 2 लंग है जो बिगड़े हुए, लेकिन उस बड़ौदा के पास दोनों जो लंग थे बड़े ठीक ठाक थे और बड़े मज़े में थे। और वडोदरा शहर के कोई विस्तार की अगर हम बात करें तो आपको कौन सा एरिया हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि हाँ मुझे यहाँ जाना बहुत पसंद है? और यहाँ क्योंकि आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वहीं पे आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता हो। एक तो एमएस यूनिवर्सिटी का कैंपस, अभी मैं था कहूँगा, है अभी कहना थोड़ा दिक्कत है। राजमहल का पूरा इलाका, मतलब हमारे पास जो 2 बड़े लंग अगर देखे जाए बड़ौदा के पास, तो एक तो एमएस यूनिवर्सिटी का जो पूरा कैंपस है वो, और एक अगर बड़ा कैंपस देखा जाए तो दूसरा अकोटा की, और जो पहले अकोटा के पहले जामवाड़ी और बाद में चिकूवाड़ी का जो पूरा इलाका जो जिसको अलकापुरी के पीछे वो हिस्सा कहते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि जाने का मन होता है। और आपको अभी भी अगर आप देखोगे तो अगर आप विश्वामित्री ब्रिज से अगर गुजरते हो मुजमौड़ा से लेकर अगर आप जा रहे हो राजमहल रोड की ओर, मैं आपको एक थर्मोमीटर लेके आप चलिए। आप जैसे ही ब्रिज क्रॉस करोगे मैं आपको एक जोन दिखाऊंगा 10 फुट का, कि इमीडिएटली आपको मालूम पड़ा कि इस 10 फुट में ऐसा क्या हुआ कि आपको ये लगा कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही है। और वडोदरा शहर बस ग्रीनरी से जाना जाता है। जैसे हम अभी ऐसा कहते हैं ना, संस्कारी नगरी, तो संस्कारी नगरी में एक ख़ास बात यही है कि वडोदरा शहर में कम से कम पॉल्यूशन था। एक वक्त था कि हमारे गायकवाड़ी जो इलाका है
वहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ हैं, अभी भी हैं, उसकी वजह से हम लोगों को अच्छा ऑक्सीजन मिलता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की बात निकली है तो कुछ साल पहले एक शख्स आया था, मुझे अभी उनका नाम नहीं पता, और उन्होंने कहा था कि मुझे ऑक्सीजन का पार्लर ओपन करना है। तो ये सोच उनके पास में कहाँ से आई होगी, उसकी क्या वजह, मुझे कुछ नहीं पता, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य ऐसा न हो, उसके लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसे पार्लर की हमें ज़रूरत ना आन पड़े। वडोदरा शहर में पेड़ पौधों को बचाने की इसीलिए ज़रूरत आन पड़ी है और हम सबको वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। खैर, यादों का सफ़र है। हितार्थ के पास में क्या यादें हैं वडोदरा शहर से जुड़ी हुई। हितार्थ, बीइंग ए जर्नलिस्ट, वडोदरा शहर के हर कोने में आप पहले घूमे हैं, देखा है, बट वडोदरा शहर को नज़दीक से जो आपने देखा है, जो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो कौन सी चीज़ है? मुझे याद है, मैं कॉलेज में बस में जाया करता था और मैं रहता था गोरवा विस्तार में। तो जब गोरवा से बस शुरू होती थी, वहाँ से लेके स्टेशन तक डबल डेकर बस हुआ करती थी पहले। ये यादों का सफ़र है तो मैं वहाँ पे मेरा दिमाग चल रहा है। तो डबल डेकर बस के ऊपर की जो छत थी, वहाँ पे पेड़ छुआ करते थे। आज हालत ये हो गई है कि वो पूरा स्ट्रेच है वो खाली हो गया है। बीच में रोड वाइडनिंग हुआ तो पेड़ निकाल दिए गए और यही असर हर जगह दिख रही है। ये जो एक बदलाव आ रहा है, वो बदलाव मेरे ख्याल से बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो बदलाव सिस्टमेटिक होना चाहिए। हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि वो पर्यावरण को एक इक्वल दर्जा मिले। एक पेड़ को हम जितने रिस्पेक्ट से एक शहर के सीनियर सिटीज़न को देखते हैं, ऐसे ही एक पेड़ को हमें देखना चाहिए। एक अगर 100-150 साल पुराना पेड़ है तो उसको भी हमको एक बुज़ुर्ग की जो इज़्ज़त हम देते हैं वो उनको देनी चाहिए। वो हम नहीं दे पा रहे हैं। पुराना पेड़ है, कट जाएगा तो चलेगा, उससे अच्छा और कुछ लगा देंगे, वो अप्रोच जो है वो गलत होगा मेरे ख्याल से। दूसरी बात ये है कि हमारा बचपन पेड़ों से जुड़ा हुआ था। मेरा पूरा अभिगम ये रहा है कि अभी मैं बच्चों को पेड़ों के नज़दीक लाना चाहता हूँ। उनको बताना चाहता हूँ कि कौन से पेड़ है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसका गर्द क्या होगा, उसकी कीमत क्या है। कीमत मतलब पर्यावरण के लिए उसकी कीमत क्या है। उसकी पेड़ों की कीमत पैसों से नहीं आकी जा सकती है। तो बच्चों को अभी मैं ये सिखा रहा हूँ। वो सिखाते सिखाते मुझे ये पता चला कि उनको दिखाने के लिए भी मेरे पास पेड़ नहीं है कि ये बड़ा पेड़ ऐसा दिखता है। तो अभी मैं छोटे छोटे पौधे लेके बच्चों के सामने उसको बड़ा करता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये पेड़ ऐसे दिखता है, उसके पौधे ऐसे, उसके पत्ते ऐसे होते हैं, उसके फल ऐसे होते हैं। अब ये जो एक प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे आगे जाके ऐसे ही पेड़ लगाए। और वो जो एक हमारे शहर की कैनोपी हुआ करती थी, पेड़ के दोनों बाजू, रोड के दोनों बाजू कैनोपी हुआ करती थी, वो कैनोपी वापस आनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे शहर के फेफड़े हैं। अगर हमारे फेफड़े काम करने बंद कर देंगे तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, ये मैं मानता हूँ। और मैं बता दूं कि मैंने जैसे जिक्र किया, हितार्थ बीइंग ए जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज उन्होंने पर्यावरण को संजोने के लिए एक बहुत अलग सा अभियान छेड़ा है। उनकी जो फॉर्म का नाम है वो केडी हम सब जानते हैं, एक छोटा सा रास्ता। और ये छोटे से रास्ते से निकलकर हम जब चलना शुरू करते हैं तो हमें पता है कि हम बड़े रास्ते पर निकलते हैं और ये केडी हमें कहाँ तक ले जा सकती है। यही सोच शायद हितार्थ की होगी जब ये केडी संस्था की शुरुआत हुई थी। और केडी के जरिए संत कबीर विद्यालय में ऐसे बच्चों को हितार्थ तैयार कर रहे हैं जो हो सकता है फ्यूचर के हमारे वो फार्मर हो, और वो भी प्रोग्रेसिव फार्मर। हमारी ज़मीन को, हमारे हवामान को, सारी चीज़ों को सोच समझकर खेती करना, ये सारी चीज़ें भी अभी बहुत मायने रखती है हमारे अच्छे पर्यावरण के लिए। और हितार्थ वही कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को सिर्फ किताबों में खेत दिखाना उनका ध्येय नहीं है। बच्चों को वो खेत में ले जाते हैं, भले ही छोटा खेत है मगर वो वहाँ ले जाते हैं बच्चों को। हितार्थ, यही आगे का सवाल था कि जब बच्चों से आप इंटरेक्शन करते हैं तो ये जर्नी आपकी बहुत अलग है, क्योंकि वो जर्नी और इस जर्नी में फ़र्क बहुत है।
आप तब बड़े लोगों से मिलते हैं और उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते थे जब आप जर्नलिस्ट थे। अब है कि छोटे बच्चे हैं और उनके पास में बहुत बड़ी बातें होती हैं, बड़े सवाल भी होते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस है? आप नहीं मानेंगे, पिछले 1 साल में मैं बहुत बार रोया हूँ बच्चों के साथ रहते हुए, क्योंकि उनके सवाल इतने नादान होते और इतने साफ होते। तब ये तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे सोच में कितनी मलिनता हुआ करती थी, और वो अफसोस होता है। इसलिए आँख में आंसू आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, उनके सवाल अलग होते हैं, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई होती है। उनका एक छोटा सा प्रयास होगा, लेकिन उसमें अपना पूरा दिल लगा देते हैं। उनको मैं बोलूँगा कि चलो आज आपको वीडिंग करना है, तो पसीना बहता है, मिट्टी वाले हाथ हो रहे हैं, किसी की आंख में मिट्टी जा रही है, लेकिन वो करते हुए भी उनके चेहरे पे दुख नहीं होता है, वो एक कष्ट होता है, वो नहीं होता है। वो इतने ही पैशन से काम करते हैं जितना हम सोचते हैं। तो उनके काम में एक प्योरिटी होती है, और वही चीज़ मुझे बहुत छू जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्कूल को बच्चों को क्लासरूम के बाहर ले जाके कुछ कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए, ताकि उनका जो मिट्टी से रिश्ता है, पर्यावरण से रिश्ता है, वो सिर्फ ऐप में या तो मोबाइल में या तो वीडियोस देख के ना रह जाए, वो फिज़िकली उनके टच में रहने चाहिए। और VNM एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड अभी आ ही रहा है, जो हमारा टैगलाइन है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। और यही टैगलाइन बनाने के पीछे यही मकसद भी था कि हम सब इतने सारे लोग छोटी छोटी कोशिश करेंगे। जैसे हितार्थ ने शुरुआत की है, रोहित भाई बरसों से कर रहे हैं, ऐसे वडोदरा शहर के दूसरे मेरे साथ में जो दोस्त जुड़े हैं, उनसे उनकी कोशिश जानेंगे कि वो पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनकी कोशिश है। मेरे साथ आप जुड़े रहें। सोक्लीन, हम सब वाकिफ़ हैं इस NGO से, इस नाम से। सोक्लीन की शुरुआत बरसों पहले हुई थी वडोदरा शहर में, वडोदरा शहर के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, बिगड़ते पर्यावरण को रोकने के लिए और कई सारे कार्यक्रम करने के लिए इस संस्था की शुरुआत हुई। और इसी संस्था के मिस्टर अजित सिंह गायकवाड़ आज हमारे साथ जुड़े हैं, और वो अभी एक नया अभियान लेकर सोक्लीन ने एक नई शुरुआत की है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर वडोदरा शहर से आपका जो रिश्ता है, वडोदरा शहर से आपकी जो यादें हैं, स्पेशली पर्यावरण से जुड़ी हुई, उसके बारे में कुछ बताएं सर, वो यादें शेयर करें। यादें तो 69 ईयर्स की है। अब मेरी उम्र में बड़ौदा, बॉर्न एंड बॉट अप इन बड़ौदा, बड़ौदा हमारा गांव है। और बहुत सारे बच्चे बचपन से बातें जो साइकिल पे करते थे ना, खुशबू होती थी हवा में, जो अमिताभ बच्चन कहते हैं गुजरात की खुशबू, वैसी बड़ौदा की खुशबू हुआ करती थी। और साइकिल पे निकलो, मज़ा आता था। अभी तो टाइम इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। टाइम हैज़ चेंज एवरीथिंग फॉर द गुड एंड द बैड। सब जगह बदल गया है। अभी सब लोग कहते हैं कि बच्चों को अपन पेड़ के पास ले जाओ, मगर बच्चे यानी बच्चे के पेरेंट्स जो है, उनकी उम्र जो है वो खुद ही जानते नहीं है। वो भी उसी उम्र में पैदा हुए कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है, तो बच्चों को क्या समझाएंगे। और अब बात करेंगे अरुण आर्य सर से, जो एनवायरमेंटल साइंस में बच्चों को एनवायरमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, अच्छे एनवायरमेंट के लिए उनको वो शिक्षा दे रहे हैं जो हमारे देश का भविष्य, पर्यावरण में अच्छा भविष्य कैसे वो देखें और कैसे उसको संजोएं, उसी की बातें अरुण आर्य सर से सीखते हैं बच्चे। और वडोदरा शहर को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिली सर, आपने शिकायत के मूड में या अच्छे वे में वडोदरा शहर की हमेशा ही तारीफ़ की है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या यादें हैं वडोदरा शहर से आपकी जुड़ी हुई सर? अपनी बात मैं इन पंक्तियों से शुरू करता हूँ। पर्यावरण है बदल रहा, जलवायु यहाँ की बदली है, विलुप्त हो रही जैव विविधता, खतरे की घंटी बजती है, मानव अस्तित्व बचाने को बस अंतिम घड़ियाँ बाकी हैं। मैं अपने सभी देखने वाले दर्शकों को ये बता दूं कि आज के जिस सफ़र में हम निकले हैं, यदि पूरे विश्व पर आप दृष्टि डालें, कनाडा एक ऐसा देश है जहां प्रति व्यक्ति 8,952 वृक्ष हैं, रूस जहां पर 4,461 वृक्ष हैं, अमेरिका जहां 716 वृक्ष हैं, चीन प्रति व्यक्ति 102 वृक्ष हैं, भारत
जहाँ पर एक आंकड़े के हिसाब से 28 वृक्ष हैं, वडोदरा में ये मेरा पर्सनल अनुमान है कि प्रति व्यक्ति 20 से ज़्यादा वृक्ष नहीं हैं। यदि आप इस कल्पना को सही माने तो आप ये पाएंगे कि हिंदुस्तान में ही काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ वृक्षों की संख्या ज़्यादा है। और चूंकि मैं वडोदरा शहर की जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, प्रति व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, ये संख्या में कमी इसलिए आ रही है। जब मैंने महाराजा सयाजी राव के इतिहास को देखा, उन्होंने जो यहाँ पर बगीचे बनाए, मैं 1885 में जब वडोदरा आया, रेलवे स्टेशन के बाहर ही हीरक बाग हुआ करता था। वहाँ बहुत बड़े बड़े बॉटल पाम थे और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि ये बीमारी हो सकता है कि यहाँ के सारे वृक्षों को ख़त्म कर दे, इसलिए हमको इसका उपाय करना चाहिए। उसके आगे हमारा MS यूनिवर्सिटी का कैंपस था, पीछे सयाजी बाग था जो कमाटी बाग के नाम से महाराजा सयाजी राव ने विकसित किया, और उसका एकड़ेज तो पहले से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वृक्षों की संख्या में कमी आई है। और जब MS यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने कहा कि इसको बोटेनिकल गार्डन घोषित किया जाए, तो भी कॉरपोरेशन में उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनको भारत सरकार से कुछ पैसे भी मिले, लेकिन वो एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नहीं आया। हमारे MS यूनिवर्सिटी में भी जो बोटेनिकल गार्डन है, वो जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उसमें हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का गार्डन है, और सभी बच्चे वहाँ पर पेड़ों को देखने के लिए आते हैं। जहाँ रावपुरा एक बहुत घनी बस्ती वाला विस्तार है, वहाँ पर एक सूर्य बाग करके है, जहाँ पर सन टेम्पल है, वहाँ पर भी वृक्षों की थी। उसके आगे जुबली बाग है, वहाँ पर हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई है और वहाँ पर वृक्ष थे। तो जो एक बगीचों का जाल बिछाया महाराजा सयाजी राव ने उतनी कम जनसंख्या के लिए, वो धीरे धीरे कम होने लगे। और हमने रोड के किनारे थोड़े वृक्षों को ज़रूर बढ़ाया है, पर उतने बड़े बागों को विकसित नहीं किया जो महाराजा सयाजी राव ने विकसित किए। सर, रोड के किनारे के वृक्षों की बात आप कर रहे हैं, तो अभी क्योंकि हम लोग वडोदरा शहर के पर्यावरण पे बात कर रहे हैं, तो अभी वडोदरा शहर के पर्यावरण को और ज़्यादा अच्छा पर्यावरण देने की जो कोशिश हो रही है ना, वो कहाँ तक सही है वो मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि आज का यादों का सफ़र थोड़ा सा अलग है। आपको ऐसा लगेगा कि आज यादें कम शेयर हो रही है, वडोदरा के पर्यावरण की ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि हम वडोदरा के पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसीलिए आज का यादों का सफ़र मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि वडोदरा शहर के पर्यावरण के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। वडोदरा शहर में सुंदरता बढ़ाने के लिए जो पेड़ बोए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? पेड़ों का उपयोग हम सीधे रूप में और अपरोक्ष रूप में करते हैं। यदि एक वृक्ष है, किसी भी तरह का कोई वृक्ष है, और वो 50 साल तक जिंदा रहे, तो वो इतनी ऑक्सीजन प्राणवायु पैदा करेगा जिसकी कीमत एक इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा होगी। तो हर वृक्ष को लगाना महत्वपूर्ण है। लेकिन जो महाराजा सयाजी राव की सोच थी, या जो हमारी सोच होनी चाहिए, उसमें हमको इस प्रकार के वृक्षों का चुनाव करना है कि उसमें जैव विविधता, उसमें जानवरों का, पक्षियों का, उसमें बंदरों का, उसमें सांप का और ऐसे अनेक जीव जंतुओं का भी बसेरा हो, और वो बायोडाइवर्सिटी हम सब के लिए उपयोगी होगी। आप सबको ये याद होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति मनुष्य 10 लीटर हवा अंदर ले रहा है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रमुख मात्रा में है। लेकिन यदि ये हवा प्रदूषित है तो मनुष्य की जो सांसें हैं वो सांसें कम होती जाएंगी और हमारी आयु कम होगी। जो यहाँ का मुख्य वृक्ष था, वड़ था, और वड़ को हम की स्टोन स्पीशीज़ कहते हैं। मतलब वड़ एक ऐसा वृक्ष है कि उसमें अनेक दूसरे जीव जंतु आते हैं। यदि आप रेलवे स्टेशन की तरफ से जाएं तो जिन वृक्षों को हम काट रहे हैं, जो हम सर्किट हाउस के बाहर और जो दूसरे रोडों को, उनमें अगर आप शाम को 5-6 बजे के समय में जाएं तो उन पर पक्षियों की इतनी चहचहाट रहती है, क्योंकि पक्षी अपने घरों को लौट रहे होते हैं। तो ये जो वृक्ष है, ये दूसरे जीव जंतुओं का सहारा है, ये प्राणवायु देते हैं। और यदि हम इनमें पक्षियों के हित के लिए कुछ ऐसे फल वाले वृक्ष नहीं लगाएंगे, जैसे गोरस आमली है, जैसे जाम्बू है, और इन देसी जो वृक्षों को लगाने से हो सकता है आपकी सुंदरता में थोड़ी कमी आए, लेकिन वो जैव विविधता को जन्म देगी और जहाँ का जो वातावरण है वो और भी अच्छा होगा। मैं यहाँ पर जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उसमें एक मेन वृक्ष जो हम डिवाइडर पर लगा रहे हैं उसको हम पाम की अलग अलग वेराइटीज़ कह रहे हैं। मैं उस पर क्वेश्चन करता हूँ जो हमारे कमिश्नर हैं राव साहब से
कि एक थे हमारे सयाजी राव और ये दूसरे राव हैं। ये यदि ये वडोदरा को बना रहे हैं, फिर भी पाम जैसे वृक्ष का वडोदरा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुंदरता भी ज़मीन से 10-15 फीट ऊपर दे रहे हैं। तो जो लोग डबल डेकर बस में जा रहे हैं उनको तो शायद पाम को कुछ सुंदरता लगे, लेकिन जो सड़क पर चल रहे हैं वो पाम, और चूँकि ये कॉस्टली वृक्ष है, यहाँ की जलवायु को सूट नहीं करता, इसको नहीं लगाना चाहिए। मैं मोरक्को में गया हूँ, मैं दूसरे जगहों पर गया हूँ, इन वृक्षों को लगाया गया है, लेकिन लखनऊ में भी जो मायावती ने इन वृक्षों को लगाया और यहाँ पर भी जो लगाया जा रहा है, ये पैसे की सरासर बर्बादी है और इसको बदलना चाहिए। यादों का सफ़र आज का बहुत अलग है। मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ, क्योंकि हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपको कुछ नेगेटिव बातें इस यादों के सफ़र में नज़र आएगी, मगर वो नेगेटिव नहीं है। हमारे शहर के लिए वो बहुत पॉजिटिव बातें हैं, और हमारे शहर के पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए ऐसी बातें बहुत ज़रूरी हैं।